सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की आमद है और हुकूमत ने इंदिया दे दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की तश्कील न होना भी बाकी है, जिसकी बाद आईनी बेंचेस का क़याम अमल में आएगा। इस हवाले से PTI ने आज जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना होने की बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने यह वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट किसी सूरत मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं मानेगी। देखना है कि क्या इन हालात में 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो सके। नई तरमीम का कंटेंट क्या होगा, आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। इस मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि दोनों रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम पर बात की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन चीज़ों पर 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक नहीं हो सकता था, इन पर दोबारा बात हो सकती है। याद रहना चाहिए कि JUI और PTI 26वीं तरमीम के मुसव्वदे से निकाली गई शिकों को अपनी रेड लाइन करार दे चुके हैं, जिनमें बुनियादी हुकूक और मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात शामिल हैं। अहम बात यह है कि JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने मखसूस मुद्दत के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत भी की है। लेकिन देखना है कि क्या वजह है कि अब JUI रजामंद होती जा रही है। अगर ऐसा है तो क्या PTI तनहा रह जाएगी, क्योंकि JUI को 26वीं आईनी तरमीम के दौरान PTI के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को मानने से अब तक इनकारी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में क़यादत की तब्दीली के बाद ये मामला कोई नया रुख इख्तियार कर सकता है? इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, और आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे राना साहब ज़रा पहले ये बताइएगा कि ये जो मामला हम देख रहे हैं, क्या ये जो कल मुलाकात हुई है, आपके ख्याल में नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं तरमीम लाने पर इत्तफाक हो गया? देखिए, मैं उस मीटिंग पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, शायद आपने सुनी होगी। अब ये लाहौर के रिपोर्टर्स की खबर है, हर जगह की थी, और फिर भेड़ चाल होती है। यकीनन अहम तरीन मीटिंग थी, क्योंकि आज वो बिलावल दुबई चले गए, शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जा रहे हैं, और परसों वो वहाँ से फिर कतर आ जाएंगे। तो कुछ मशवरा वगैरह तो इनका हुआ है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट का एलामिया देखा होगा, फुल कोर्ट मीटिंग का, जो जिसमें लिखा गया है, बताया गया है कि मंसूर अली शाह साहब का जो 2023 का मैनेजमेंट प्लान था, उसके ऊपर चलते हुए दीवानी और फौजदारी मुकदमात को एक सिस्टम के तहत सेट किया जाएगा। आप देखें, उसके अंदर आईनी मुकदमात का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने ये सोच लिया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई टकराव का फैसला हो जाना है और आज पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो तो मेरे हिसाब किताब से जीरो हो गई बात, इस सेंस में कि उसको फिर जब तक कमीशन तश्कील नहीं पाता 13 रुकनी, और उसमें ही बहस होनी है, उसके जो हेड जज होंगे उसके ऊपर भी होनी है, वो फिर जाके होगी। लेकिन जो आईनी 27वीं तरमीम है ना, मैं उस मीटिंग से हट के, ये तो 3-4 दिन से वजीर बात कर रहे हैं, जिस दिन ये तरमीम पास हो रही थी मैं उस दिन से कह रहा था कि आईनी तरमीम एक नहीं 2-3 और आ रही है, और उसके लिए पूरी तैयारी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, और बस उसका वक्त देखा जाएगा। तो ये नए चीफ जस्टिस, कल जो राना साहब ने बात की है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बातचीत तो हुई है, इत्तफाक राय नहीं हुआ, लेकिन ये जो आप भी कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं, तो ये तरमीम इसमें है क्या, होना क्या है, आ क्या रहा है इसके अंदर, वैसे खबर क्या है? देखिए, इसमें बहुत सारी वो चीजें हैं जिसपे मौलाना फजलुर रहमान सीखपा भी हुए हैं कि मैं देखूंगा कैसे आएंगी, और आप और हम देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान काफी हद तक इस पे ऑन बोर्ड भी हो जाएंगे। लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं, उनका डिसीजन है कि ये माने या ना माने,
आईनी तरमीम की जाएगी। हत्तुल वसा कोशिश यही की जाएगी कि पहले मरहले में मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे, वरना जिस तरह इनके 2 सेनेटर्स वापस किए गए थे, MNA नूर आलम न्याज ओपनली बोल रहे हैं फौजी अदालतों के ऊपर, और वो कोई लोग परवाह नहीं करेंगे। आपको मतलब फौजी अदालतों की भी है कि एक मखसूस मुद्दत के लिए वापसी की जाए, पहले भी हो चुकी है दहशतगर्दी के हवाले से, अब उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल है। और बहुत आईनी तरामीम ऐसी हैं, जैसे MQM ने कहा है बल्दियाती, उसके लिए पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, वो लंबा काम है, लेकिन काफी चीजें हैं जिसके ऊपर सोच विचार हुई थी, जो प्लान में आई थी, कुछ चीजों को वो नहीं लाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि मौलाना फजलुर रहमान को स्ट्रीट एजिटेशन में यूज ना होने दें। मैं जरा इसके बैकग्राउंड पे कमेंट करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं बैरिस्टर साद रसूल साहब को पहले सुन लेते हैं, क्योंकि ये जो आपने एक हल्का सा टच दे के आप निकल गए ना नूर आलम खान का नाम लेके, ये JUI के अंदर एक लार्जर कंसेंसस है। ये नूर आलम खान साहब बज़ाहिर अभी एक फेस पर एक आ गए हैं, सरफेस पे एक चीज़ है, सामने मामला है, लेकिन कंसेंसस है। लेकिन वो कहते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, इसमें ज़रा करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में ये क्या 27वीं आईनी तरमीम हो रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है ये, और आपके ख्याल में ये सब हलचल आपके शहर में, लाहौर में क्यों हो रही है? आदिल भाई, सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में हूँ और आपके शहर में मौजूद हूँ, आपकी क्या कहते हैं दस्तरस में। मैं गुजारिश करता चलूँ कि मेरे ख्याल में ये अभी बातें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मैं आमिर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम पेश हुई और जो पास हुई, उसका जो ओरिजिनल मुसव्वदा था उसमें हुकूमत की बहुत सारी विश लिस्ट थी। मैंने हुकूमत कहा, आप हुकूमत ही को रिप्रेजेंटेटिव समझें, इस्टेब्लिशमेंट का भी या हमारे इदारों का भी, कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स थी उसमें ख्वाह मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो या फंडामेंटल राइट्स की बात हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने की बात हो, जिस किसी की भी जिस भी सर्कल से डिमांड थी, हुकूमत उसकी रिप्रेजेंटेटिव थी और हुकूमत का ये कहना था कि हम 5-6 चीज़ें करना चाहते हैं, जिसमें एक आईनी अदालत क्रिएट करनी थी, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के कुछ ट्रायल्स होने थे, जिसके अंदर कुछ दीगर जुरिस्डिक्शनल इशूज सेटल होने थे। जब मौलाना साहब की, PTI की, दीगर लोगों की इसमें कुछ ऑपोजिशन आई, तो हुकूमत उसमें से अपने अर्लियर मुसव्वदे को, जिसको हम सब ने देखा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, टेली मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुआ, हुकूमत उस मुसव्वदे को पूरा नहीं करवा सकी और उसका एक डाइल्यूटेड फ्रेमवर्क, जिसके अंदर एक 3 मेंबर के अंदर से चीफ जस्टिस पार्लियामेंट्री कमेटी तैनात करेगी और एक जुडिशल कमीशन होगा जो कि एक आईनी बेंच की तश्कील देगा और वही जजेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेगा। यहाँ तक की बात तो शायद हुकूमत ने जैसे तैसे करके पास करवा ली, लेकिन जो लार्जर डिमांड्स थी जो 26वीं तरमीम के पहले मुसव्वदे के अंदर नजर आई, वो हुकूमत को निकालनी पड़ी, रिट्रैक्ट करनी पड़ी, कुछ इस तरह की पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए कि मौलाना साहब से एग्री करने के लिए, कुछ दीगर चीज़ों के लिए। जब पब्लिक के अंदर डिबेट हुई, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, तो हुकूमत ने कुछ बैक ट्रैक किया। मुझे लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम का ढंढोरा उस एम्बैरसमेंट को भी थोड़ा सा छुपाने की कोशिश है जो हुकूमत ने शुरू में तो ऐलान कर दिया कि हम ये 5 चीज़ें करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम में उन 5 में से 2 या 3 वो कर सके। लेकिन जिस वजह से ये चीज़ें, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी शामिल हैं, ये आइन के 26वीं तरमीम के मुसव्वदे में से निकाली गई, वो ये था कि इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। इवन पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव के अंदर भी इंटरनली इसमें शायद पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, बार काउंसिल्स के अंदर इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बन पा रहा था। अच्छा तो साद भाई, इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जो मेरी नॉलेज में है मैं वो शेयर कर लेता हूं आप दोनों के साथ, फिर दोबारा आप दोनों का इस पे कमेंट ले लेंगे। JUIF इनिशियली जो है वो कंडीशनल, ऑफ द रिकॉर्ड ज़ाहिर ये डिस्कशंस होती रही हैं, कंडीशनल तैयार थी और कंडीशनल ऐसे तैयार थी कि मिलिट्री कोर्ट्स उन एरियाज़ में जिनमें ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन एरियाज़ के अंदर जो है काम हो, उसमें सिविलियंस का देखा जाए कि ना हो। लेकिन बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स के सेटअप में ओवरऑल JUI में भी कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ नहीं था। और जो आप पीपल्स पार्टी का हवाला दे रहे हैं, आपको याद होगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक जुमला कह दिया था, उसके बाद कई दिन तक यहाँ बहस होती रही
कि बिलावल साहब ने भी कहा कि ये हमारी मजबूरी है। अब ज़ाहिर है उन्होंने तो फिर इनकार किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और बहरहाल वो एक लंबी बहस चली। लेकिन राना साहब मुझे ये बताएं कि अभी आप हमें हिंट क्या दे रहे हैं? आप हमें ये कह रहे हैं कि क्या मौलाना साहब की धमकी को हुकूमत सीरियस नहीं ले रही आपके ख्याल में? और आप क्या कह रहे हैं कि मतलब मौलाना साहब मान जाएंगे जो जैसे साद भाई ने कहा कि कुछ चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें रह गई थी वो सिर्फ अभी फेस सेविंग के लिए हुकूमत इस पर डिस्कशन कर रही है, उस पर कंसेंसस हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक मार्केट में पिच की जा रही है बात कि चलो थोड़ा टाइम गुजार लें, और वो फीलर नहीं फेंकते, आप चेक कर लें क्या माहौल है। देखिए साद रसूल साहब जो बात कह रहे हैं उसको हम कहते हैं चलें फिलर ही सही, लेकिन बात हो रही है और गवर्नमेंट देखेगी। नए चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो कि कमीशन की मीटिंग कन्वीन करनी है जिसमें आईनी बेंच बनना है, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मशरूत हैं कि स्मूथ सेलिंग हो जाती है 26वीं तरमीम की, उसको चैलेंज करने को कौन देखेगा? क्योंकि जो लोग नाकिद हैं और जो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि याया अफरीदी आए बल्कि सीनियरिटी से ही आए, मंसूर अली शाह साहब, उनके अपने जाविये के मुताबिक नुक्ता नज़र है कि नहीं जनाब बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ये होगा ही नहीं, ये फुल कोर्ट मीटिंग में ही तय करना पड़ेगा, फुल कोर्ट की बाकायदा अदालत लगा के उसमें सुनना चाहिए 26वीं तरमीम को और फिर फैसले करने चाहिए। आमिर साहब के सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। आमिर साहब आपको मेरी आवाज़ तो एक चीज़ बैरिस्टर साहब ये तो है कि बहरहाल ये बात चल रही है और पार्टीज ओपनली नहीं कह रही मीडिया पे आकर, लेकिन पीछे ये फील कर रही हैं कि मखसूस वक्त के लिए मखसूस माहौल में और मखसूस अदालतें, फौजी अदालतें जो हैं वो आ सकती हैं। ये एक बात हो। आमिर साहब आ गए दोबारा हमारे साथ? जी आमिर साहब आप बात कंप्लीट कीजिएगा, मैंने साद साहब की तरफ फिर जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश होगी कि पहला 26वीं तरमीम का मरहला स्मूथ सेलिंग हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से चीजें क्लियर हो जाएं, उसके साथ ये अपना राब्ता और वास्ता तमाम मेंबर के साथ करेंगे। मखसूस नशिस्तों का भी मौलाना की उसी पे तयन है जो मेरे सामने हुकूमत पे कि नहीं? मौलाना को पता चलेगा पहली धमकी का कि मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं जिसमें वो भी हिस्सेदार होंगे और कौमी असम्बली से मौलाना की जरूरत खत्म हो जाएगी। सेनेट में उनके 2 मेंबर्स मैं आपको पहले कह चुका वापस किए गए थे, वो इनके नहीं रहे, ये बात मौलाना को भी पता है, वो बस इज्जत और एहतराम के साथ दे दिए गए। बीएनपी वाले मौजूद हैं, पीटीआई के जो मेंबर्स तोड़े गए सेनेट के वो उन्हीं के पास मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने, जो मैंने कहा था कि जिनका डिसीजन मेकर का फैसला है, तो वो भी जरूरत नहीं है। लेकिन तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन वाली सीटें हुकूमत को मिल रही हैं, मतलब पार्लियामेंट में मौजूद पार्टीज को? मेरे साथ में जी बिल्कुल वो फैसला आएगा। तो मैंने आपको साथ एक फिक्रा पहले कहा था कि ये 26वीं तरमीम को साथ देखते हुए तमाम फैसले हो रहे हैं और कुछ चीजों को लिए थोड़ा सा वक्त लिया जाएगा। साथ साहब योर टेक ऑन, आमिर साहब का ख्याल है कि अभी 26वीं तरमीम का ऊंट किसी करवट बैठेगा, उसके बाद सीटें भी जो है वो पार्लियामान में मौजूद पार्टीज को मिलेंगी, मौलाना की शायद जरूरत भी ना रहे? देखिए, मैं आमिर साहब की बात से इस हद तक तो एग्री करता हूं कि हुकूमत को इसके अंदर कोई भी काम करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये नई सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस याया अफरीदी की अदालत है, जिसके अंदर अब प्रोसीजर्स की कमेटी भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसका हिस्सा नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह इसका हिस्सा हैं, जिसमें पहली दफ़ा फुल कोर्ट के अंदर बहुत सारी डिस्कशंस होने वाली हैं। आप जानते हैं कि जुडिशल कमीशन का भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की भी उम्मीद है। तो पहले तो हुकूमत इस बात को फिगर आउट करेगी कि क्या 26वीं तरमीम अदालत के प्रोसीजर के अंदर स्वॉलो हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो 27वीं कंसिडर करने की तो जरूरत भी नहीं है। इस वजह से नहीं है कि अगर अदालत एक ऐसे बेंच के थ्रू, जिसको अभी राणा साहब ने भी बात की कि अगर अदालत या किसी तरीके से इस नतीजे पे पहुंचती है कि फुल कोर्ट बैठ के 26वीं आईनी तरमीम को देखेगी, जो कि बाय द वे मैं गुजारिश करता चलूं कि नज़ीर यही है पाकिस्तान की 26 तरामीम में से जो आइन की हुई हैं, उनमें से 14 तरामीम मुख्तलिफ औकात में चैलेंज हो चुकी हैं। जब भी आईनी तरमीम चैलेंज हुई, मोस्ट रिसेंट 21वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, हमेशा हर दफा
पूरी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबल होकर उस चैलेंज को सुना, क्योंकि अगर आइन की तशरीह और क्या आइन की कोई शिक किसी बेसिक स्ट्रक्चर के मुखालिफ नहीं है, जब इस बात की तशरीह करनी है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने मौजू समझा कि तमाम जज साहिबान बैठ के इसको सुने। ये वो मराहिल हैं जो जब तक सेटल नहीं होते तो हुकूमत एक ऐसी 27वीं तरमीम जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट जैसी बात की जा सकती है, जिसका जो जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है वो बड़ा भारी होगा, उस पे हुकूमत को पॉलिटिकल कंसेंसस करना भी भारी होगा, जुडिशल टेस्ट भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस तरह का कोई एक्शन कर सकेगी जब तक उसको ये बात सर्टेन नहीं हो जाती कि 26वीं तरमीम जुडिशल चैलेंज विथस्टैंड कर जाएगी। और मैं गुजारिश करता चलूं कि जस्टिस याया अफरीदी के पिछले 2 दिन के इक़दामात से लगता है कि जुडिश और इसी के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर क्योंकि कमेटी में भी हैं, बेंच पे भी मौजूद हैं, तो लगता यह है कि जुडिशरी की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आएगी। जब तक हुकूमत उस रेजिस्टेंस का तायुन नहीं कर लेती तो ये 27वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ बातें हैं, इस पे नैरेटिव क्रिएट जरूर हो सकता है, लेकिन आपके नजदीक सिर्फ 2 दरिया हैं या आग के दरिया हैं दोनों? ये तो कहना मेरा ख्याल है राणा साहब इसमें बेहतर बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आग के हों या रेगुलर दरिया हों, इस वक्त हुकूमत के पास पॉलिटिकल और जुडिशल कंसेंसस नहीं है इस तरह की कोई तरमीम करने का, और नहीं होगा जब तक 26वीं तरमीम का जुडिशल चैलेंज सस्टेन नहीं हो जाता। ये राणा साहब जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, चले उन्होंने आग और पानी का तो मुहावरा नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा बहरहाल ये 2 दरिया ही समझ लें आप, कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रॉब्लम होगी उनको, जुडिशल भी प्रॉब्लम होगी, और ये दोनों दरिया पार करना इतना आसान नहीं होगा उस हुकूमत से 26वीं आईनी तरमीम को बड़ी मुश्किल से पास करवाया। जी लाइट अंदाज में ले लेते हैं कि तीनों एजिस्टोनियन टॉप पे बैठे हैं, उन्होंने एक दूसरे को सह लिया है, सीनियर जूनियर जूनियर सीनियर हो गए हैं, मान लिया बात, लेकिन उन्होंने किसी आईनी केस को टच नहीं किया अभी तक। प्रेस रिलीज का जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको जिक्र किया था कि उन्होंने आईनी मामलात के ऊपर इस प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं किया, बल्कि फौजदारी और सिविल केसेस की बात की। जो 968 केस लगे हैं वो भी अमूमी नौयत के केसेस हैं कि चलें जी बैकलॉग निकालना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि निकालें। ये जजेस क्यों हमारे टैक्स पेयर के इतने पैसे पे ये करते हैं और 5 और 7 केस सुन के और घर पे चले जाते हैं? नहीं होना चाहिए ना, यही असल बात है जो अब शुरू हुई है। अल्लाह करे कि इस मोमेंटम को ये कायम रखें, लेकिन अभी उन्होंने फैसला नहीं किया। जाहिर है कि कमीशन की मीटिंग होनी है, कौंसिल की मीटिंग तो 8 तारीख को है, लेकिन कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट होना है, उसी में जाके सारे फैसले होंगे, उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा। तो ये जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है, ये भी तो एक बड़ा टेस्ट ही है ना, इसी से पता चल जाएगा कि क्या होना है। हाँ तो वो भी आईनी केस है ना, अब देखें उसके लिए क्या करेंगे, वो तो आइन की इंटरप्रिटेशन ही है ना, तौहीन अदालत का केस हो या कुछ भी हो। जी 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 साथ साहब, मैं राज साहब की बात से एग्री करता हूं कि ये भी एक आईनी केस है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एक फैसला आ चुका है और कंटेम्प्ट उस फैसले की है कि जो फैसला अदालत उज़्मा ने ऑलरेडी उसके एक बेंच ने दिया था उसकी कंटेम्प्ट है। तो ये पॉसिबल है कि कानून की, आइन की, अदालती कार्रवाइयों की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए जो दीगर आईनी केसेस हैं वो तो शायद मखसूस बेंच के सामने जाएं, लेकिन जिस बेंच ने ये फैसला दिया हुआ था उसी बेंच के सामने ख्वाह उनके जज साहिबान आईनी बेंच में शामिल ना भी किए जाएं, क्योंकि उनका फैसला है तो कंटेम्प्ट वो ही सुनेंगे, क्योंकि अदालत की ये सिर्फ आईनी प्रिंसिपल नहीं है, ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है जो तमाम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में वो कंटेम्प्ट सिर्फ वो वाला बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया था। इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस टाइम पीरियड के अंदर बना दिया जाए, कंटेम्प्ट वही अदालत सुनेगी जिसने। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये जब 26वीं तरमीम का ही वजाहत आएगी तभी सुनी जाएगी ना। ऐसे नहीं है कि नेचुरल जस्टिस है और आइन उससे बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा जब आपकी तरमीम हो गई। इसमें भी तो बहस वही अदालत में ही होगी ना कि आप कैसे सुन सकते हैं। फिर जी बिल्कुल, तो मौका जाएगा ना उसमें, इलेक्शन कमीशन भी यही कंटेस्ट करेगा इस बात को। राणा साहब, मैं गुजारिश करूं कि बात आपकी दुरुस्त है कि अदालत के सामने इसमें बहस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरह के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को चेंज कर दिया जाए कि रिव्यू या कंटेम्प्ट भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, इवन अगर
ओरिजिनल जिस बंदे ने या जिस बेंच ने, जिस जज साहब ने या जिस बेंच ने फैसला किया है, अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं भी रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कुछ ऐसे मुकदमात लग जाएंगे जो मुतल्लिका जज साहिबान में से किसी ने भी नहीं सुने और उनका रिव्यू चल रहा होगा या उनकी कंटेम्प्ट चल रही होगी। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। राना साहब ने दुरुस्त कहा, इसको रिजॉल्व करने के लिए शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कोई बहस करनी पड़े, लेकिन मेरी नाकिस राय में कंटेम्प्ट्स और रिव्यूज उन्हीं जजेस के सामने लगते रहेंगे जिन्होंने माजी में फैसला दिया। साथ साहब, क्या आपके ख्याल में क्या होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको रिव्यू करेगा और उसके बाद उठा के रिवर्स वापस भेजेगा और वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने कंटेम्प्ट पहले। अभी तो रिव्यू भी लगना है, नजरसानी लगनी है इसकी, वो भी रहती है। ये तो कंटेम्प्ट पे आ गए और स्पीकर ने भी नाम मांग लिए हैं सबके, अपोजिशन और गवर्नमेंट से ना, कमीशन की तश्कील के लिए। तो वो भी मरहला साथ साथ ही आ रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। चले राना साहब, ये मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल मसला तो अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, इसका क्या रीजन है? अब ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आई थिंक कल या परसों आएंगे, वो उज्बेकिस्तान या कहाँ गए हुए हैं। हाँ। और मेरे हिसाब किताब में से तो डिसीजन महफूज है और बस अनाउंस होना है। तो बस फिर हम देखते हैं कि क्या अनाउंसमेंट आती है। आज स्पीकर ने आपको पता है वजाहत दिया है, अखबार में उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा। स्पीकर ने कहा, उन्होंने कहा मैंने कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पाबंद होता हूँ। मैंने उनको कहा है, उन्होंने हमें कहा है, हमें कोर्ट नहीं कुछ कहती स्पीकर ऑफिस को। तो मैंने ये नहीं कहा मैं स्पीकर का मतलब उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता। हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखना है। उन्होंने खत भी तो इलेक्शन कमीशन को ही लिखा ना। तो अभी ये टेक्निकल लड़ाई है और जिन लोगों ने जहन बनाया है कि ये अदालती रीच से कुछ चीजों को निकालना है और कुछ चीजों को लाना है, इसीलिए बहस बनाई गई है कि कुछ अरसे के लिए तो रुक गया ना काम। वरना तो आप देखते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ ने खदशात जाहिर किए थे और जो चीजें आ रही थी सामने, तो काम शुरू हो चुका होता अब तक। जी साहब, मैं आज भी इसमें एक गुजारिश करूं कि बात दुरुस्त है, शायद हुकूमत का यही मौकफ हो और स्पीकर का यही मौकफ है कि हम इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं या हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानेंगे। हम ये नहीं कहते कि नहीं मानेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के देखिए गुजारिश ये है कि आईन पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे है। स्पीकर का या किसी भी पार्लियामेंटेरियन का कहना है वैसे इस स्ट्रक्चर में कहां पे है कि वो ताबे है, ये तो हमारे यहां ऑर्डर के ताबे नहीं है, सब जबरदस्ती कराया गया है ताबे, उल्टी गंगा बहाने के मुतरादिफ है। साहब आपकी लाइट चली गई थी, लाइट उनकी बहाल हो गई। वैसे ये कह रहे हैं ये जो इलेक्शन किया गया है जी इलेक्शन कमीशन को, यहाँ जब तक रिटायर्ड जज थे कोई नहीं बुलाता था। जब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आया तो सारे भाग पड़े। नैब में जब तक वो सत्तापार चेयरमैन बैठा था, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी तो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना कि जहां हमारा रिटायर्ड साथी बैठा हुआ है वहां उसको रियायतें देते चले जाओ, जहां कोई दूसरा आया उन सबको बुला लो, आधे घंटे बुलाओ, मैं आप ये हमने देखा सवाल, क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन में लगा दिया जाए ताकि ये मसला भी खत्म हो जाए? नहीं तो ये तो फिर वही बातें हैं जिस तरह लोग फौज पे कहते हैं कि जी सारे रिटायर्ड जर्नैल आप लगा रहे हैं। अरे भाई सारे पाकिस्तान का, सारे पाकिस्तानियों का हक है ना। तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फायज़ ईसा साहब लग जाएंगे इलेक्शन कमीशन में। मेरा नहीं ख्याल कि काजी फायज़ ईसा को ऑफर भी हो तो वो ले। आप बहुत सारे लोगों ने उनको जज मिस जज किया है कि वो कोई अपनी उसके लिए भाग रहे थे। उनकी एक कन्विक्शन थी, उन्होंने काम सारे किया, पाकिस्तान डट के किया और सामने किया। सिर्फ 2-3 लोग हैं जो समझ सके नहीं किया उन्होंने जो भी किया छुप के नहीं किया, सामने किया। सर सिर्फ 2-3 लोग ही हैं पाकिस्तान में जो उनको सही समझ सके। हम तो सारा, बाकी तो 99% पाकिस्तान में दायरा है कि अगर आपकी राय सारा पाकिस्तान है तो मैं उसका एहतराम करूं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं। ये जी साथ साहब वो कह रहे हैं अगर आपकी राय सारा पाकिस्तान है तो मैं अब उसका एहतराम करूंगा। देखिए हमें कुछ चीजों के ऊपर तकरीबन डिसएग्री नहीं करना चाहिए, और उसमें से एक ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब के वक्त ने, उनकी जजमेंट्स ने आवाम आम के अंदर
अदालत की साख को मुतासिर किया है। लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ये माजी में भी कहते थे, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे चीफ जस्टिस जिनके वक्त लोगों ने अदालत की साख पे सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब तो तकरीबन आप कोई इंडिपेंडेंट फोरम चेक कर लें, कोई पोल चेक कर लें, कोई ट्विटर पे चेक कर लें, हर बंदे का ख्याल है। कल ही जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें 142 में से पाकिस्तान का जुडिशल कॉन्फिडेंस 140 पे है। अगर जस्टिस फाइज ईसा साहब का इतना ही साफ और दागदार माजी और ओपन में होता तो कुछ पाकिस्तान के अंदर इंप्रूवमेंट आई होती। मेरा ख्याल है सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, बाकी पाकिस्तानियों की भी यही ओपिनियन। आदिल भाई मुझे बात करने दें। जी गो अहेड आमिर भाई। देखें जी, पाकिस्तान की साख तबाह की है अदलिया ने सियासत में आके, नीचे से टॉप में आए हैं। ये कोई काजी फाइज ईसा के दौर में तो एक दर्जा इंप्रूव हुआ है, अगर उसको आप दोबारा पढ़ ले जाके। यहाँ पे तो सत्यानाश इन्होंने किया है कि सारी की सारी सियासत और उन्हीं के केसेस। उमर अता बंदयाल साहब क्या खेलते रहे, जादुल हसन साहब बैठ के यहाँ पे क्या करते रहे, यहाँ पे खोसा साहब क्या करते रहे, अपने लिए सदारत मांगते रहे, एक्सटेंशनें मांगते रहे, कहीं फखरे इमाम बिल पेश कर रहे हैं, कहीं फौजी वर्दी में जाके नवाज शरीफ को कोई अडयाला जेल में मांग रहा है कि एक्सटेंशन दे दो, ये हमारे गले पड़ गया। उसने कहा नहीं, उसने उसके बाद एक्सटेंशन छेड़ दी। आपको याद होगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने एक मिनट मंसूर अली शाह साहब ने लिख के फैसला दिया जो आइन में नहीं था, हमारी अदालतों ने ओवर रीच किया कि जनाब आप नया कानून बना दे एक्सटेंशन का आर्मी चीफ के लिए। ये हमारे जजों ने किया, मैंने और आपने नहीं किया। इशू ये है कि ये सियासत कोई आज काजी फाइज ईसा के दौर में नहीं आई। ये जो पीछे सारे खिलवाड़ आइन के साथ करते रहे, रीराइट बैठ के करते रहे। मुझे बताएं 14 मई पे 27 सफ़े के फैसले में क्यों नहीं जरूरत की उन तीनों जजों ने कि जनाब हम फलां को कंटेम्प्ट में सजा दे रहे हैं। ये ड्रामेबाजी होती रही है पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं की उन्होंने? इलेक्शन क्यों नहीं करा सके? फिर फैसला किस लिए दिया 27 सफ़े का? 63A रीराइट किस लिए किया कि हमदा शहबाज की हुकूमत खत्म हो, पीटीआई के एमपीएस जिन्होंने वोट दिया उनको बैक डेट से जाके नायल कर दिया। ये हमारी अदलिया ने कारनामे अंजाम दिए जनाब सियासत में आके, इसलिए हम नीचे से टॉप पे आए हैं। ये काजी फाइज ईसा के साल में नहीं आई। देखिए इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर आप पिछले 10-15 चीफ जस्टिस साहिबान की तारीख देखें तो उसके अंदर से अक्सर के अंदर आपको ओवर रीच मिलेगी। वो सियासी फैसले करते रहे हैं, पैनामा जैसे फैसले हुए इस मुल्क में एप्पल्स एंड लेकिन उस चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं अपनी जात के लिए कोई फायदा नहीं लूंगा। अपने अकेले के लिए उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की, वजाहत में भी की कि मैंने ये वाज़ेह की बात, चाहे लॉ मिनिस्टर की कोई ख्वाहिश हो, कुछ भी कोई चाहे, उन्होंने यही कहा कि मुझे अकेले के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुने, ये इसलिए ज्यादा मुतनाज़ा हो गया क्योंकि पीटीआई के मुहब्बीन को ये बहुत मुश्किल पेश आई कि कोई ऐसा भी पाकिस्तान में जज हो सकता है जो इनके खिलाफ फैसले दे। क्योंकि रिवायत हुई थी कि जनाब जज इंतजार करेंगे, पीटीआई की पिटीशन तैयार होगी, अमला पहले बैठेगा, फैसले पहले लिखे जाएंगे, बाद में अनाउंस हो जाएंगे। वो पकड़ा के जादुल हसन साहब क्या देते थे जज बशीर को कि क्या करें, फलां सजा दें। काला मुंह किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के, पनामा में से अकामा निकाल के। कोई बंदा कह सकता है कि वो फैसला है, ब्लैक क्लास डिक्शनरी में आप सजाएं देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि एक तय कर लिया। इंडिया का जरीदा 1 साल पहले लिखता है कि नवाज शरीफ को अगले साल अदालत से सजा दी जाएगी। इतना बड़ा ब्लूप्रिंट पेपर आपका सारी दुनिया में निकला हुआ था और हमारे जज बैठ के बैठे हुए थे। हम जनाब खलील जिब्रान के किस्से सुनाएंगे, हम तो ये कहेंगे अजमत सईद शेख साहब जो हॉकी खेल रहे थे बैठ के केसेस के साथ, वो जनाब कहते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए जेल अडयाला जेल में जगह मौजूद है, इस फाइल पे वो कह रहे थे वो आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा ये इस तरह से काम हुआ था। आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा साथ भाई देखें, इसमें एक मसला ये है कि काश हमारे मुल्क में मिस यूज ऑफ सो मोटो ना हुआ होता, काश हमारे मुल्क में जुडिशल ओवर रीच ना हुई होती, काश हमारे मुल्क में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसीजर था उसके अंदर मेरिट को फॉलो किया जाता, ना कि अपने बार और चैम्बर और यारों दोस्तों को अकोमोडेट किया जाता, तो आज शायद हमें 26वीं आईनी तरमीम जैसा मसला ना फेस करना पड़ रहा होता। प्रॉब्लम तो यही है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ कोई करता नहीं, सामने से हो जाती है तो फिर हम जो है तमाम लोग ही, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। अब प्रॉब्लम तो वहाँ आ गई है ना कि नंबर भी 140 है, खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है इस स्टेज के ऊपर। और जाहिर है किसी एक बंदे ने सिंगल हैंडेडली तो ये सब कुछ तबाह नहीं किया, ये एक प्रोसेस है जिसका अब क्लाइमेक्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस में। देखिए इसमें अंदर तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के माजी के अंदर चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने इस तरह के सियासी फैसले दिए जिनकी वजह से उनकी साख बड़ी खराब हुई। लेकिन जो 26वीं तरमीम है उसने उसमें से कोई मसला भी सॉल्व नहीं किया।
कौन सा मसला है उसका? अब अगर 26वीं तरमीम के बाद कैसे आप जुडिशियल ओवररीच रोकेंगे आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के उस सरबराह की जिसको हुकूमत ने पिक किया होगा, अगर वो तमाम फैसले ऑपोजिशन के खिलाफ कर दे, जुडिशियल एक्टिविज्म करना शुरू कर दे? 26वीं तरमीम ने कौन सा चेक लगाया? आप कह रहे हैं 26वीं तरमीम ने? थैंक यू सो मच। कहा ये कि हुकूमत साद रसूल साहब, मेरे प्रोग्राम का जरा वक्त खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साद रसूल साहब, आमिर इलियास राना साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल चौधरी साहब, जिनको लीगल टीम से निकाल दिया गया था, अब उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, उसके बाद क्या कुछ डिस्कशन हुई है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। ये तमाम मामलात कैसे हुए और इस वक्त क्या पोजीशन है, पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, तमाम मामलात पर बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे ये बताइएगा कि आज आपकी जो मुलाकात हुई है बानी चेयरमैन से, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है? क्योंकि बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप बताएं कि हुआ क्या है। देखिए, इमरान खान ने आज जेल में जो मैसेज है अलीमा बीबी के थ्रू जो है वो मीडिया पे भी रिलीज किया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो आपको लीगल टीम से अलग किया गया था उसमें उनकी मर्जी शामिल थी बानी चेयरमैन? जी, लीगल टीम से अलहदा नहीं किया गया था, वो गलतफहमी थी, बस उन्होंने दूर करवा दी। सो यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट लीगल टीम? जी सर। अच्छा, और सुना है आपको उन्होंने गले लगाया और उसके बाद कहा ये सुलह सफाई करो, ख़त्म करो सारा कुछ, ये क्या था सारा माजरा? देखिए, उनके साथ, खान साहब के साथ ऑब्वियसली बहुत पुराना ताल्लुक है और खान साहब बड़ी शफकत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनका बड़ा ख़ास जो है वो एक उनकी मेहरबानी है कि वो अपने पास रखते हैं और उन्होंने मुझे समझाया भी और उन्होंने जो मुझे अहकामात दिए, जो डायरेक्शंस दी, वो मेरे लिए जो है वो बिल्कुल हरफ आखिर की तरह होती हैं। और उनके अहकामात के बाद मैं सलमान राजा साहब की भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे छोटा भाई भी समझा और खान साहब ने जो है वो बुनियादी तौर पर देखिए, हम जिस फेज से गुजर रही है पार्टी, हमारा ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो बहुत ही एक पिछले देखिए ना, पिछले काफ़ी महीनों से, सालों से एक मुसलसल जबर का शिकार है, फस्तायत का शिकार है। हमारे कारकुनान जो हैं, हमारे लीडरान हैं, तो इसमें जो है वो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और गलत फहमियों में फिर जो है इजाफा करने में भी लोग अपना रोल अदा करते हैं। तो इमरान खान साहब ने आज इस चीज़ को भांपा के लीगल टीम के ज़रिए या जो पार्टी के साबिक ऑफिस होल्डर हैं और मौजूदा ऑफिस होल्डर हैं, शायद उनकी जो बयानबाजी है पार्टी के लिए कमज़ोर करी, तो उन्होंने फिर बजाय इसके कि उसको एक अहमियत के अपने रिजॉल्व कराया। सर, ये बताएं कि हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी फैमिली का हिस्सा हैं अभी तक, पीटीआई फैमिली का? देखिए सर, फवाद चौधरी साहब का मामला जो है, पहली बात तो ये है कि आई एम नोबडी टू टेल दिस कि वो फैमिली का हिस्सा है या नहीं है। ऑब्वियसली एज ए कारकुन तो वो है, कोई भी वेल विशर है पीटीआई का, वो तो डेफिनेटली होगा, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये फैसला हतमी तौर पे खान साहब ने, आज आपने उनको ट्विटर के ऊपर चुप क्यों करवाया? ये मैंने उनको खान साहब का मैसेज दिया और मैंने उनको ये बताया है कि खान साहब को उस तनकीद का जिसका मैं बिल्कुल कभी हामी नहीं रहा, और मैं समझता हूँ कि फवाद साहब की तनकीद या फवाद साहब पे होने वाली तनकीद, ये दोनों तनकीदों से पीटीआई को नुकसान होता है। और पाकिस्तान के तो पीटीआई का वो जो एक इत्तेफाक और एक हाथ का एक जो तासुर है उसको ज़ायल नहीं होना चाहिए। और ये घर की बातें हैं, अगर कुछ लोग जो है नए लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको करने दिया जाना चाहिए। मुझे ये बताएंगे, वो फवाद चौधरी साहब को भी चुप रहने का कहा है खान साहब ने कि उनको बोले चुप रहें, तनकीद ना करें पार्टी में? जी, मैंने उन्हीं को मेरा पहला मैसेज फवाद साहब के जो मैंने पब्लिकली दिया है और सबके सामने दिया है, बिकॉज मैं मैसेजिंग करता नहीं, वो मेरा मैंडेट नहीं है पॉलिटिकली कोई बात करना। मेरा मैंडेट सिर्फ उनकी लीगल एडवाइस की हद तक है, वो मैंने किया है। और वहाँ पे
मैंने उनको जो मैसेज अंदर से मुझे मिला वो मैंने सबके साथ शेयर किया। और फवाद साहब ने भी इस पे मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि खान साहब का हुक्म है। देखिए, खान साहब का जो हुक्म आ जाता है या उनकी कोई हदायत आ जाती है तो वो हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम बन जाती है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को, पूरी पीटीआई को, चाहे वो उसमें साबिक ऑफिस होल्डर हैं या मौजूदा ऑफिस होल्डर हैं या कारकुनान हैं या हम जैसे छोटे वकील हैं या कारकुनान हैं, हमारी यकसुई के साथ खान साहब की रहाई पे तवज्जो होनी चाहिए। खान साहब के मुकदमात को खत्म करके उनको अवाम में वापस लाने पे तवज्जो होनी चाहिए। टुवर्ड्स द वेरी एंड बताइएगा कि क्या अब सीज फायर हो गया आपका, सलमान अकरम राजा साहब का, हामिद खान साहब का, फवाद चौधरी साहब का? देखिए, सलमान राजा साहब मेरे सीनियर हैं, मेरा बड़ा इत्मीनान है उनके साथ, मैंने उनके साथ बड़ा सीखा है। वही लीगल टीम के हेड हैं और मुझे जो हदायत मिली है मैंने उनकी हदायत को फॉलो करना है, उन इंस्ट्रक्शंस उस डायरेक्शन जो खान साहब ने मुझे दी है। और जो भी वो फैसला करेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब इन कमेटी के हेड भी हैं और वो स्ट्रेटजी भी वो करते हैं, वो जिसको जो काम देते हैं वो भी वही देते हैं। तो वो जैसे वो मुनासिब समझेंगे, जहाँ पे उनको लगेगा कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ, अगर वो मेरे ज़िम्मे पर काम इंटरेस्ट करेंगे मैं डेफिनेटली करूँगा। बाकी जहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे डायरेक्शंस दी गई हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खान साहब का और कि उन्होंने मेरे पे अपना ट्रस्ट जो है रिपोज किया है हमेशा की तरह, और मैं हमेशा उनका मशहूर रहता हूँ। जो मैं खान साहब के लिए कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में हमेशा करूँगा। और फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब की हुई बानी चेयरमैन से और वो बता रहे थे कि क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और लीगल टीम को। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।